देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। सवाल है कि क्या INDIA गठबंधन में सब ठीक नहीं है? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। दो 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए बड़े ही तामझाम और शोर शराबे के साथ विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम दिया INDIA। लेकिन 2024 तो बहुत दूर की बात है। 23 में ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। बयानों के तीर से गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को बेधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। जब कांग्रेस ने हमें धोखा दिया तो आपकी क्या बात है? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचाना? मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता SP प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर चाहे जो भी बोले, बिहार कांग्रेस के नेता तो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे। हम लोगों की पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि जो ये सांप्रदायिक शक्ति है उसको मिल के हराया जाए। इसमें जितने लोग साथ रहेंगे बहुत अच्छा। अब कुछ लोगों के साथ तो मुश्किल हो जाता है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस को INDIA गठबंधन की नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव की पड़ी है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश के बयान का जवाब कांग्रेस ने तो खुलकर नहीं दिया, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कांग्रेस के बचाव में उतर आए। राउत ने कांग्रेस का बचाव किया है और नीतीश कुमार पर इशारों में ही सही निशाना साधा। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। 2024 के पहले ही INDIA गठबंधन में शुरू हुई जुबानी जंग ने बीजेपी को तंज कसने का मौका दे दिया है। क्या हस्र हो गया इंडिया अलायंस? नीतीश जी आप क्या चाहते थे, क्या हो गया? अपनी औकात समझिए, अपना हस्र समझिए। चले थे मोदी जी से मुकाबला करने ना। सवाल है कि जो दल 2024 से पहले ही आपस में उलझे हुए हैं, वो 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की वजह से टूट जाएगा INDIA गठबंधन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के INDIA गठबंधन से ज्यादा 5 राज्यों में चुनावी व्यस्तता की बात कही थी। अखिलेश सिंह ने कहा कि 5 राज्यों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है और इन राज्यों में कांग्रेस की जीत से INDIA गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। अखिलेश सिंह ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा को जल्द से जल्द सत्ता से हटा दिया जाए, लेकिन चुनाव तो 2024 के अप्रैल में ही होंगे। नीतीश जी का निहितार्थ भी यही था कि और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाएं, लेकिन उसका तो तय है ना कि अप्रैल में चुनाव होगा और राज्य से ही भारत बना है, राज्य से ही इंडिया बनता है।
5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें 3 जगह छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, बाकी 2 राज्यों में तेलंगाना में सीधा रीजनल पार्टी से कांग्रेस की लड़ाई है, एक और राज्य मिजोरम वहाँ भी रीजनल पार्टी से सीधे कांग्रेस की लड़ाई है। तो राज्यों का भी चुनाव महत्वपूर्ण है और ये 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन का सीधा यहाँ जो है यहाँ आएगा, ग्राफ बढ़ेगा, तो उससे भी ताकत मिलेगी नीतीश जी को, लालू जी को और सभी पार्टी। इजरायल के समर्थन में बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर वाम दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका बीजेपी के साथ ही जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने भी विरोध किया है और इसके बाद माले और जेडीयू के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। कश्मीर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजरायल का हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन विधानसभा के अंदर और बाहर अजीब तस्वीर देखने को मिली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजरायल का हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्षी विधायकों के हंगामे की तस्वीर तो हर सत्र में सामने आती है। इस बार सरकार को समर्थन दे रहे दल के विधायक ही हंगामा करते दिखे। खुद तस्वीरों में देखिए, ये हैं लेफ्ट के विधायक जो सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शोक प्रस्ताव पास किया जाने लगा तब भी इनका हंगामा जारी रहा। हद तो ये है कि ये हंगामा बिहार या भारत के किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग को लेकर हुआ। शोक प्रस्ताव के दौरान भाकपा माले ने गाजा पर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। परंपरागत रूप से फिलिस्तीन की जनता की आजादी के साथ है। लेफ्ट के हंगामे से बिहार की सियासत गर्म। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या रहा है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। लेफ्ट के हंगामे का बीजेपी ने तो विरोध किया है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी वाम दलों पर जोरदार हमला बोला और हंगामा करने वाले विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग की। आगे ये ऐसे विधायकों पे कार्रवाई मैं चाहता हूं जो ऐसी बात बोल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं उनका, मैं जितने लोग समर्थन में हैं, यहाँ पे मैं सबका टिकट प्लेन का कटवाने के लिए तैयार हूं। इनको गाजा पट्टी भेजा जाए और वहीं पे जा करके शोक सभा करे। हमास के जो आतंकवादी मर रहे हैं, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला, ये सब के उन लोगों के साथ इन लोगों को बैठा देना चाहिए ऐसे लोगों को। माले के विधायक का कहना है कि वो संजीव कुमार के बयान को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लेफ्ट विधायकों को आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने भी नसीहत दे दी। मुकेश ने कहा, अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करनी ही थी तो पहले ही स्पीकर से बात कर लेना चाहिए था। अगर कोई चर्चा करनी है तो उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में रहना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी के पहले ही विधानसभा शुरू होने से पहले माननीय अध्यक्ष जी से भेंट कर चर्चा करनी चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में मुद्दों की कमी हो गई है जो लेफ्ट के नेता इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पटना में बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर यह बैठक में पार्टी के लगभग सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सांसद सुशील मोदी भी मौजूद हैं। बैठक में बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति, सरकार को घेरने और जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में जातीय गणना के आंकड़े, बढ़ते अपराध जैसे कई मुद्दे अहम होने वाले हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जातीय गणना पर कहा है कि केंद्र और राज्य की किसी सरकार ने वो काम नहीं किया जिसे राज्य सरकार ने कर दिखाया है। 2 अक्टूबर को जातीय गणना का आंकड़ा जारी किया गया था, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब सदन में पेश की जाएगी, जिसका इंतजार पूरे बिहार और देश को है, क्योंकि इस रिपोर्ट का राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस गणना से संबंधित पूरी रिपोर्ट यानी विस्तृत रिपोर्ट यानी
हर जाति के अलग अलग लोगों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसके नतीजे वो विधानसभा में बताएगी। जातीय गणना और सर्वेक्षण के नतीजे की प्रतीक्षा न सिर्फ बिहार में हो रही है बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जातीय गणना की रिपोर्ट के बहाने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि सदन में सत्ताधारी दल के नेता नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। कल सरकार जातीय गणना पर प्रतिवेदन लाना चाहती है। ऐसे में इस पर बहस के लिए सरकार को समय देना चाहिए था, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, लिहाजा सरकार अब विषय सूची में बदलाव कर रही है। हड़बड़ी में आप जिस तरह से हड़बड़ी में कई गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आप इस तरह के वातावरण को बदलने में आपका अब कल का जो विषय सूची पहले से तय है, वो विषय सूची 8 तारीख को करेंगे, 8 वाला 9 को करेंगे, 9 का अनुपूरक 8 को करेंगे। सारे विषय सूची आप परिवर्तित कर रहे हैं। अगर जो आपको यही करना था तो पहले से ही इस तरह से सूचीबद्ध करते, लेकिन इनकी मंशा, इनके नियत में हमेशा खोट रहती है, जिससे इनकी नीति कहीं भी सफल नहीं होती है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, इसलिए वे कुछ और बोलना शुरू करते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार द्वारा मूर्ख कहे जाने पर भी पलटवार किया है। पीके ने कहा कि अगर मैं मूर्ख हूं तो उन्होंने मुझे 2 साल तक अपने घर में अपना एडवाइजर बनाकर क्यों रखा था। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दरअसल नीतीश कुमार अब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें घबराहट होती है और जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं तो घबराहट में लोग ऐसे ही बयान देने लगते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और अगर नीतीश कुमार के वक्तव्यों को, पब्लिक वक्तव्यों को आप नजदीक से करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदमी बोलना शुरू करते हैं, कुछ बोल जाते हैं कुछ और। अब कहीं ना कहीं वो उम्र का असर दिख रहा है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, घबराहट होती है आदमी को। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी को डर होता है। तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं, वही घबराहट का नतीजा है कि कभी कह देते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी बोल देंगे प्रशांत किशोर बहुत होशियार आदमी है, उसी वक्तव्य में बोल देंगे कि हमको तो कह रहा था कि कांग्रेस में विलय करो, उसी वक्तव्य में कह देंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब वो चारों बातों को आप जोड़िए, मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस में विलय करने वाला भी बता रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। इन चारों चीजों को आप कागज पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा भाई कहना क्या चाहते हो, ये बता दो। अगर मैं विद्वान हूं तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता हूं, और अगर मैं मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हमको आप अपना एडवाइजर बना के अपने घर में 2 बरस रखे क्यों थे मूर्ख आदमी को। पटना में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बॉडीगार्ड के सामने बालू कारोबारी को गोली मार दी। 3 गोली लगने से देवराज यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही अपराधी गोली मारकर हथियार लहराते हुए स्कॉर्पियो से फरार हो गए। ये घटना पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र के कंपा पुल के पास हुई। अपराधियों ने रविवार की देर रात घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या के तार भोजपुर जिले से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसी घटना पर सूचना प्राप्त हुई, कंपा पुल के पास किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। घटना के सत्यापन हेतु रानी तालाब थाना एवं पालीगंज के अन्य थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि एक देवराज नामक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसे तुरंत इलाज हेतु एम्स फुलवारी शरीफ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि देवराज नामक जो व्यक्ति है वो बालू के कारोबार करते हैं।
वहीं बालू कारोबारी की हत्या के बाद माहौल काफी गर्म है। बीजेपी ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि फिर से जंगल राज शुरू हो गया है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी नीलेश मुखिया की हत्या जो है, अभी हाल ही में संसद में पूरा हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि नीलेश मुखिया की हत्या किस तरह से हुई थी। इसके पहले सुनील साहब की हत्या, दर्दनाक हत्या लोगों ने देखा बेटा में। और अभी थाना से मिलकर वो लड़का जो आया था जिसका नाम था देवराज उर्फ लल्लू शायद बोलते हैं उसको, अभी हमको जानकारी मिली और थाना से मिलकर सभी अधिकारियों से मिलकर आया था, अपनी बात को रख के आया था और थाना के गेट पर ही उसकी हत्या हो गई। ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि जब थाना के पास आदमी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के पास आदमी सुरक्षित नहीं, तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। अधिकारियों को इस तरह से बेलगाम मतलब उनके सामने जो अपराधियों का इस तरह से बेलगाम होना, ये दिखाता है कि बिहार में जंगल राज पूरी तरह से काबिज हो चुका है, अपराधियों का राज पूरी तरह काबिज हो चुका है। पटना सिटी के आलमगंज में बीते 31 अक्टूबर की देर रात हुए सूरज कुमार हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार सूरज की हत्या उसी के गैंग के सदस्यों ने की है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 हत्यारों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सहायक पुलिस अधीक्षक के अनुसार सूरज कुमार की अपने गैंग के सदस्यों के साथ किसी बात पर अनबन हुई थी, जिसके बाद फायरिंग हुई और सूरज कुमार को गोली लग गई। 3 ठो कैसे हो गया? 2 ठो था ना। गोपालगंज में हुए हरिलाल यादव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है और हत्या में शामिल पति, पत्नी और देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि पति पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर रहा था और पुलिस के अनुसार पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और फिर शव को गांव के चवर में दफन कर दिया गया। बता दें कि उचका गांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव में मृतक हरिलाल प्रसाद चौधरी पिछले 1 नवंबर से घर से लापता था। इस मामले को लेकर उसके भाई ने थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। हमारा भौजाई सने बजने दिया था, मोबाइल चार्ज में लगाने दिया था, तो हम देते तो क्या देते तो शीश बोल दिया, तब उसको मुंह बांधा था तो उठाते बाहर लिए मुंह दापते और मुंह दापते हम चाटू मार दिया और उन्हें अनौशी से मुंह बांधा था, हमने चिन्ह नहीं पाया। और जब अनौशी खोला तो जैसा हमारा गाँव के आदमी है तो अब उस मल दिया तो अब 2 भाई हम नीचे मर गया वो। हाँ। बेगूसराय में शिमला पुलिस ने छापेमारी की है। यहां एक फल व्यवसायी के घर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि शिमला के व्यवसायी सुनील सिंह ने यहां के एक व्यवसायी को सेब दिए लेकिन पैसे नहीं मिले। सुनील सिंह ने बेगूसराय के अताउल्लाह उस्मानी पर 53 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। सुनील सिंह के अनुसार व्यवसायी ने पहले व्यापार अच्छा किया, लेकिन जब पैसा ज्यादा हो गया तो पैसे को लेकर बहाने बनाने लगा। थक हार कर सुनील सिंह ने थाने में केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने पहुंची। स्थानीय लोग भी व्यवसायी के इस व्यवहार से दुखी हैं, क्योंकि इससे इलाके की बदनामी होती है। सेब लाया शिमला से और आपको वहाँ से भाग के पैसा, जो किसानों को पैसा देना था वो मुझे देना पड़ा। अभी भी देने को है बहुत सारा। मुझे बच्चे की तरह ठंडा है, तो मैं कल दूँगा। अब तो फ़ोन भी नहीं उठाता, फ़ोन करे और बस और चोरी की इससे भाग गया रात को। तो कहाँ से आप लोग से? शिमला से। शिमला से? शिमला का तो केस रजिस्टर्ड करवाए हैं? हाँ रजिस्टर्ड है, पूरे FIR अरेस्ट वारंट दे दिया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। गया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, RLJP नेता हत्याकांड में खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी अरमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान के साथ 5 और अपराधी अरेस्ट किए गए हैं। अरमान और 2 साथी मुंबई से गिरफ्तार किए गए। जमीन विवाद में अनवर खान की हत्या की गई थी। 27 सितंबर को आमस में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को धमकी मिली है। एक धमकी भरा खत के लिए राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरह की धमकी दी गई थी। तो आपको बता दें, राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को यह धमकी दी गई थी, जिसमें धमकी में लिखा गया था कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को नहीं चलने देना है। हालांकि रेल पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद ये बात सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए ये धमकी दी गई थी। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बताया जा रहा है कि रेल पुलिस ने एक व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।